everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना 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 सपोर्टिवली कमेंट्स करके बताया ना कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही है। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे वैसे ही शेयर करूँगी जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा है। मैं कुछ भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं घुमाऊँगी, कुछ भी तोड़ मरोड़ करके इसे छोटा नहीं करूँगी। जितनी ये स्टोरी है मैं उतना ही इसे एक्सप्लेन करूँगी। अब देखते हैं कि आप लोग आगे इसका रिस्पॉन्स कैसा रखते हो। अभी तो आपने बहुत सपोर्ट किया है, तो चलिए फिर बिना देरी के आज के इस बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड को, जिसमें आपको ऑफ कोर्स बहुत कुछ थ्रिलिंग, रोमांचक और बहुत ऊपर खाबड़ चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन देखते हैं हम विंग के ऑफिस का। विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, जहाँ पर वो देख रहा है अपने सामने के इस नज़ारे को, जहाँ पर सॉन्गलैन जो कि उसके साथ में खड़ा हुआ है और उसके सामने खड़ा है शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन जिसने अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया हुआ है और अपने फेस को उसने घुमाया हुआ है दूसरी तरफ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि शाओ शिनचैन अपने लवर से गुस्सा हो रहा हो, वैसा गुस्सा विंग को देखने को मिल रहा था। दूसरी तरफ सॉन्गलैन जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे और वो उसी 12 बजे हुए चेहरे के साथ में विंग को देख रहा था। विंग कहता है, तुम दोनों मुझे बताओगे आखिर ये चल क्या रहा है? शिनचैन तुम बताओ क्या हुआ है? शिनचैन कहता है, कुछ नहीं हुआ है विंग, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे इस ऑफिस में लाकर। मैं मेरी औकात देख चुका हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मुझे बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूँगा। तुम्हें अपनी कंपनी में मुझ पर दया दिखाकर काम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। हम विलेज वाले हैं, विलेज से लोग होते हैं तो वो अनपढ़ गंवार नहीं होते हैं। उनमें भी अपना दिमाग होता है विंग, और वो खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। विंग कहता है, मुझे पता है शिनचैन, और तुमसे किसने कहा कि तुम अनपढ़ गंवार हो? मुझे पता है तुम में बहुत दिमाग है, तुम बहुत स्मार्ट हो। आई रियली लाइक यू। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शिनचैन कहता है, तुम ऐसा नहीं सोचते हो, पर तुम्हारे कंपनी में काम करने वाले कई लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, और मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल काम नहीं करूँगा जहाँ पर मेरी इज्जत ना हो। विंग कहता है, तुम्हारी इज्जत किसने नहीं की है? सॉन्गलैन तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये गुस्सा क्यों हो गया तुम्हें देखते ही? असल में हम यहाँ से थोड़ी देर पहले का एक सीन देखते हैं। विंग जो शिनचैन को लेकर के अपने ऑफिस आया था, पर ऑफिस में उसे बहुत सारा काम था, इसलिए वो शिनचैन को उसके खुद के केबिन में छोड़ करके कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो गया था अपना काम करने के लिए। दूसरी तरफ सॉन्गलैन जो कि उसी वक्त विंग के कमरे में एंट्री करते हुए बोलता है, विंग देखो बहुत सारा काम है, अब तुम छुट्टी बिल्कुल मत लेना, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। और देखो मैं ये सारी फाइल्स लेकर आया हूँ, मैं यहीं तुम्हारी डेस्क पर रख देता हूँ, इन्हें चेक कर लेना और जल्द से जल्द चेक करना। हमें बहुत सारा काम फिनिश करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तुम्हारे बिना कितना काम था जो अटका पड़ा हुआ है। तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? सॉन्गलैन एकदम चुप हो गया जब उसने अपने सामने हुए उस इंसान को देखा जिससे वो यहाँ पर देखने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। सॉन्गलैन ने तो सोचा था इस इंसान से अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा सॉन्गलैन, लेकिन ये तो अभी अभी उसे दिख गया। सामने शिनचैन था। शिनचैन जिसने पहली नज़र जब सॉन्गलैन पर डाली थी कि सॉन्गलैन कितनी बुरी तरीके से विंग पर चिल्ला रहा है, एक तरीके से उसे सुना रहा है और अंदर आ रहा है कुछ फाइल्स के साथ में। पहले तो शिनचैन ने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखा, शिनचैन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में तिनमिना गया। तुरंत शिनचैन अपनी जगह से उठता है, बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस से ऐसे बात करने की? तुम अपने बॉस को डांट रहे थे ना अभी? विंग कहाँ है? विंग कहाँ है? बुलाओ उसे, मैं तुम्हारी अभी अभी शिकायत करता हूँ। सॉन्गलैन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम विंग को जानते हो? शिनचैन कहता है, मैं विंग को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं अभी तो उनसे कहूँगा तुम जैसे इंसानों को उसने नौकरी पर कैसे रख लिया। देखकर तो लगता है तुम उसके कोई एम्प्लॉय हो। तुम उससे अभी किस तरीके से बात कर रहे थे? आने दो, मैं उसे अभी बताऊँगा। सॉन्गलैन तो डर गया और शाओ शिनचैन जिसने मुँह फुला लिया। तभी विंग अंदर आया और बैक टू नाउ विंग अभी सामने देख रहा है। सॉन्गलैन थोड़ा डरते हुए बोलता है, विंग मेरा इंटेंशन तुम्हारे दोस्त को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इंसान तुम्हारा दोस्त है।
सिंचन कहता है, हाँ अगर पता होता तो इतनी बेइज्जती नहीं करते तुम, है ना, क्योंकि तुम्हें पता होता कि मैं छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, और अगर तुम्हें पता नहीं था तभी तो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ पाया। विंग, ये जो भी है तुम्हारी कंपनी में, अगर तुम इसे कंपनी में रखोगे तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी। इसकी सोच बहुत घटिया है, इतनी घटिया कि मैं अपने मुंह से बता तक नहीं सकता। विंग तो हैरान था, उसके सर में दर्द हो रहा था, ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें झेल रहा है और अब एक और। विंग एक शाय करते हुए बोलता है, तुम दोनों मुझे बताओगे कि मैटर क्या है, आपस में ही लड़े जा रहे हो। सॉन्गलाइन, तुम बताओ। सॉन्गलाइन कहता है, वो देखो विंग, वो बॉस, वो उस दिन आपने मुझे डांटा तो वो मैं। सॉन्गलाइन अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था और सिंचैन उस पर घूर कर देख रहा था। विंग देखता है कि ये दोनों बाज नहीं आएंगे, तो विंग कहता है, सिंचैन तुम बताओ क्या हुआ है, आखिर तुम क्यों गुस्सा हो सॉन्गलाइन से, क्या तुम पहले भी मिल चुके हो। सॉन्गलाइन कहता है नहीं, सिंचैन कहता है हाँ। उन दोनों का जवाब एक ही समय में आता है। सॉन्गलाइन की तो बेचारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि विंग को जब पता चलेगा कि उसने क्या किया है, इसके बाद तो विंग पक्का उसे बहुत सुनाएगा और पता नहीं क्या पनिशमेंट देगा। दूसरी तरफ सिंचैन, जिसने घूर कर सॉन्गलाइन की तरफ देखा। विंग कहता है, तुम बताओ सिंचैन, तुमने कहा तुम इससे मिले हो, कहाँ मिले हो, कैसे मिले हो, और तुम इतना गुस्सा क्यों हो इससे, क्या इसने तुमसे कुछ कहा है या कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ। सिंचैन कहता है, हाँ विंग, मैं इससे पहले मिला हूँ। मैं एक बार सिटी में आया था, एक मॉल के सामने मेरा किसी से झगड़ा हो गया था और वहाँ पर ये इंसान भी था। विंग कहता है, इससे झगड़ा हुआ था तुम्हारा। सॉन्गलाइन, तुमने सिंचैन से झगड़ा किया है। सॉन्गलाइन कहता है, वो हाँ मतलब ना, वो सॉन्गलाइन तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बहुत घबरा जो गया है। उसकी नौकरी पर अब बात आ गई है। अगर विंग को पता चला कि उसने कितनी बुरी तरीके से बिहेव किया था सिंचैन के साथ में, तो पक्का विंग उसे जॉब से निकाल देगा। शाओ सिंचैन कहता है, कुछ नहीं विंग, बस छोटा सा मैटर था, एक बच्ची थी उसे ये डांट रहा था, बस यही, मुझे इसलिए गुस्सा आ गया, मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ। विंग कहता है, सिंचैन तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा इसने तुमसे कुछ गलत कहा है। हाँ तुम भी ना। सॉन्गलाइन, सिंचैन को ले जाओ और मैंने जो काम बताया है उसे समझा देना, वह हमारे यहाँ पे एज ए इंटर्न काम करेगा और जब उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम उसे बड़ी पोस्ट पे रखेंगे, ठीक है। सॉन्गलाइन कहता है, हाँ ओके बॉस। ऐसा बोलकर सॉन्गलाइन वहाँ से जाने लगता है। सिंचैन विंग की तरफ स्माइल पास करता है और वहाँ से निकल आता है। वो दोनों जब बाहर आते हैं तब सिंचैन कहता है, ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूँ इसलिए तुम्हारी बात अंदर नहीं रखी, बस मैं ये बात जानता हूँ कि अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे कितना बुरा लगता होगा। वो इंसान अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश कर सकता है, बस इसलिए कहा है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और हाँ, इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा लगा लेना कि विलेज के लोग कितने बड़े दिल के होते हैं। तो भी मैंने यूं ही माफ़ कर दिया है, लेकिन अब आइंदा से कुछ गलत मत करना मेरे साथ, वरना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सॉन्गलाइन कहता है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब से मैं तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल पंगा नहीं लूँगा। हाँ ऑलराइट, चलो मेरे साथ, ऑफिशियली तुम्हें मैं तुम्हारा काम दिखा देता हूँ। सॉन्गलाइन सिंचैन को लेकर के चला जाता है। इस तरफ विंग जो अपने केबिन में था और फाइल्स को चेक कर रहा था। काफ़ी लंबे टाइम के बाद विंग जो फाइल चेक करके उठता है, क्योंकि अब उसे हल्का सा ब्रेक लेना था। ब्रेक लेने के बाद वो अपनी मीटिंग्स अटेंड करता है। मीटिंग्स के बाद में वो थोड़ा फ्री होता है और उसे अब तक तो इवनिंग हो चुकी थी। विंग ने अपना दोपहर का लंच भी स्किप कर दिया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में खा लिया था। मॉर्निंग में एक तो वो भी फैमिली के घर से खाकर आया था, दूसरा अपने लान फैमिली में आकर भी उसने बहुत कुछ खा लिया था। विंग के अंदर अब तो हिम्मत ही नहीं थी कुछ और खाने की। विंग जो अपने कैबिन में बैठ करके काम कर रहा था, तब वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर के बताता है कि विंग से मिलने के लिए कोई आया है। विंग जो मना ही करने वाला था, उससे पहले ही वो एम्प्लॉय कहता है कि लान फैमिली से कोई है। विंग सोच में पड़ जाता है कि कौन आया होगा, सिया, पर सिया क्यों आएगी। विंग ज़्यादा सोचे बिना ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो वो जो भी फैमिली से आया है उसके साथ में जा कर के कुछ खा लेगा या फिर कुछ ड्रिंक ले लेगा, यही सोच के साथ में वो चला जाता है वेटिंग रूम में। वहाँ पर जाने के बाद विंग को पता चलता है कि वहाँ पर फैंग है। फैंग को देखते ही विंग जिसका मुंह बन जाता है।
विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग बोलता है तुम्हारा इंतज़ार। स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो मुझे? मैंने देखा तुम वांग जी के साथ घूमने गए थे, पर मेरे साथ नहीं जा रहे हो। पहले तो तुम्हें मेरे आसपास रहना बहुत पसंद था। फैंग, पहले की बातें अलग थी और अब मामला बिल्कुल अलग है। मैं बदल चुका हूँ, तुम बदल चुके हो। मैं नहीं बदला हूँ विंग। यू कैन सी आई एम नॉट चेंज्ड, ओनली यू हैव चेंज्ड। तुम ही बदले हो, मैं तो वैसा का वैसा हूँ। देखो अभी भी उतना ही हैंडसम हूँ ना, किसी के भी दिल को घायल कर सकता हूँ। विंग कहता है बकवास। सॉन्गलन आई मीन फैंग तुरंत बोल पड़ता है बकवास? कल तक तो तुम्हें यही बातें रोमांस लगती थी और आज बकवास लग रही हैं। विंग, क्या तुम्हारा अल्फाज में टेस्ट बदल गया है? क्या तुम्हें अब कोई और पसंद आ गया है? विंग कहता है मेरा ऑलरेडी टेस्ट बदला हुआ था, वो तो मैं तुम्हें झेलता था, पर अब मैं तुम्हें झेलूंगा भी नहीं। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए, सो प्लीज़ लीव। और हाँ, ये बिल्कुल मत समझना कि तुम फैमिली मेम्बर हो इसलिए मैं तुम्हें यूँ ही छोड़ दूँगा। बस फैमिली को थोड़ा सा नज़र रखते हुए मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तुम्हारा आज मैं वो हाल करवा देता कि तुम मेरे आसपास भटकने के बारे में सोचते भी नहीं। मुझे स्टॉक करना बंद करो, ओके फैंग? फैंग कहता है नो विंग, आई मीन बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। पहले तुम्हें वो वापस करना होगा जो तुम्हारे पास है, जो कि मेरी चीज़ है। विंग के पसीने छूटने लगे थे। विंग कहता है कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास तुम्हारी, मेरे पास सारी मेरी चीज़ें हैं। मैं किसी से कुछ नहीं लेता, और लेता हूँ तो तुरंत उसे वापस भी कर देता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फैंग कहता है नहीं, तुम्हारे पास वो चीज़ है, तुम मुझे वो वापस कर दो और मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। और अगर तुमने वापस नहीं की तो तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं एक एक करके मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। तुम फैंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, हर एक कीमत पर चाहिए। विंग कहता है और तुम विंग को अब तक जानते ही नहीं हो। अगर विंग ने एक बार मना कर दिया कि कोई चीज़ सिर्फ उसकी है तो सिर्फ उसकी ही रहेगी, किसी और की नहीं हो पाएगी। फैंग और विंग के बीच में स्टेयरिंग गेम चल रहा था, पर कुछ देर के लिए वो गेम था क्योंकि वहाँ पर सॉन्गलन आ गया था विंग को ढूंढते हुए। सॉन्गलन की आवाज़ से विंग अपने होश में आता है। विंग कहता है थ्रो हिम आउट, कि मेरे ऑफिस में दोबारा दिखना नहीं चाहिए। फैंग कहता है सोच लो विंग, अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ ने मुझे हाथ भी लगाया, आई स्वेयर यू विल रिग्रेट इट। मैं तुम्हें आंसू रुला दूंगा तुम्हारे, तुम इतनी बुरी तरीके से पछताओगे। मैं पछताता हूँ, आज तक पछताता हूँ, तुमसे मिलने के लिए पछताता हूँ, तुम्हें देखने के लिए पछताता हूँ, तुम्हारे प्यार में पढ़ने के लिए पछताता हूँ। हर एक चीज़ के लिए मैं रिग्रेट करता हूँ। अब बचा ही कुछ नहीं है रिग्रेट करने के लिए। यू नो व्हाट, जितना मेरे साथ बुरा हो चुका है उससे बुरा तो अब कुछ और हो ही नहीं सकता है। मैंने बहुत झेला है, इसके आगे मुझे झेलने के लिए कुछ भी दो, बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। सो गेट लॉस्ट। फैंग वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था और विंग उसे धक्के मारकर निकलवा रहा था। फाइनली फैंग कहता है डोंट टच मी, मैं खुद से जा रहा हूँ, पर अब तुम घर आना। तुम्हें घर में तुम्हारे स्वागत के लिए सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ खड़े मिलेंगे, एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच कि फैंग क्या चीज़ है। तुम्हें अगर मैंने रिग्रेट करने पर मजबूर ना कर दिया ना विंग, देन यू विल चेंज माई नेम। ऐसा बोलते हुए फैंग वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं पर खड़ा था। सारे एम्प्लॉयज़ को उसने वहाँ से हटा दिया था, जो लोग वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो एम्प्लॉयज़ का अगर बॉस के साथ कुछ हो रहा है तो वो ज़रूर आएंगे। विंग फाइनली अपने कैबिन में था जहाँ पर सॉन्गलन उसके पास खड़ा था। सॉन्गलन कहता है विंग, तुम्हें लांग ज़िचेन को ये बता देना चाहिए। विंग कहता है नो वे, ये उसका मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है, मुझे खुद से सॉल्व करना चाहिए, मैं उसे नहीं बताऊंगा। सॉन्गलन कहता है कुछ भी क्यों ना हो विंग, पर तुम्हें उसे बताना चाहिए। विंग कहता है फॉर गॉड सेक, ये कोई रियल मैरिज नहीं है, तुम्हें खुद पता है ये चीज़। मैं एक फेक मैरिज में हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं उसे क्यों बताऊँगा भला? मुझ पर और मेरा उस पर कोई हक नहीं है। हाँ, पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं विंग, तुम्हारी फैमिली भी और उसकी फैमिली भी। अगर फैमिली को हर्ट होता है तो तुम्हें भी हर्ट होगा, मुझे कोई हर्ट नहीं होगा, डोंट वरी, तुम अपने काम पे ध्यान दो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं जिसे आ करके तुम उसकी पर्सनल राइट से रिगार्डिंग
सजेशन दोगे, ओके? नाउ गेट लॉस्ट। सॉन्गलैन को भी वो वहाँ से बाहर निकाल देता है। विंग का मूड बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुका था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। विंग जो यही सोच में था कि क्या होगा जब वो घर वापस जाएगा, और इस चक्कर में विंग सही से काम भी नहीं कर पाया। शाम के लगभग 7 बजे विंग का मन लग ही नहीं रहा था। उसे जानना है कि ये फैंग का बच्चा क्या कर रहा होगा घर पर, इसलिए विंग वहाँ से निकल जाता है। सिनचैन को साथ में लेकर सिनचैन और विंग दोनों घर पर पहुँचते हैं। घर पर पहुँचने के बाद जैसा कि फैंग ने कहा था, सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं लिविंग एरिया में विंग का ही वेट कर रहे थे। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो सब लोग उसे देखने लगते हैं। विंग पूछता है कि क्या हुआ है? सीसी, तुम बताओ। सीसी कहती है, कगा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग तो बस बाहर जा रहे थे खाना खाने के लिए, इसलिए आपका वेट कर रहे थे। आप चलोगे ना? विंग कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। विंग को ये जान में जान आ गई थी। विंग अपने कमरे के लिए निकल जाता है। उसके पीछे पीछे सीसी भी आ जाती है। विंग जब अंदर रूम में आता है तो वो पूछता है, ये सब क्या है? सीसी कहती है, पता नहीं, पर फैंग गगा ने आकर सबको सजेशन, गगा मत कहो उससे, उसका नाम फैंग ही है, तुम उससे फैंग कहो, लान फैंग, ओके? सीसी कहती है, ओके गगा। फैंग, हाँ, लैन फैंग ने सबसे आके कहा कि बाहर जाकर डिनर करते हैं, पूरी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। सब लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, या कहीं बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, तो वो एक साथ डिनर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन में वो वापस जा रहे हैं। विंग कहता है, कब वापस जा रहा है? सीसी कहती है, बताया नहीं। विंग कहता है, हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं रेडी होकर आता हूँ। सीसी वहाँ से निकल गई थी। सीसी के जाते ही फैंग वहाँ पर आ जाता है। फैंग दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे विंग ने दरवाज़ा खोला था सीसी को बाहर निकालने के लिए, वैसे ही फैंग दरवाजे से अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फैंग कहता है, ओफो विंग, तुम तो आज तक मुझे नहीं समझ पाए। मैं तुमसे कहा कि पूरी फैमिली वेट करेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उन्हें हमारे बारे में कुछ बता दूँगा। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने ये सब कुछ किया। देखो हाउ स्वीट एम आई, कितना अच्छा हूँ ना मैं। तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ में टाइम बिताने को मिलेगा, एंड तुम्हें तुम्हारे एक्स के साथ भी टाइम बिताने को मिलेगा। ऐसा बोलते हुए फैंग आँख मारता है। विंग कहता है, रिडिकुलस, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? फैंग कहता है, तुम जानते हो आशियान, यू नो आई एम रियली इनटू यू। आज भी whenever I see you, I just fall for you. जब भी मैं तुम्हारी इन आँखों में देखता हूँ, I just wanna have that. जब भी मैं तुम्हारे इन चारी लिप्स को देखता हूँ, I just wanna kiss them and taste them, you know. विंग कहता है, ridiculous, you really such a shameful person. प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो। मैं तो चाहता हूँ भी कि हमें कोई देखे, you know. कोई हमें देखेगा, दैन उनको रियलाइज़ होगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, फिर तुम्हें लांस जन से डाइवोर्स लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। विंग कहता है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स लूँगा? मैं सचिन से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ, पर लांस सचिन को नहीं छोड़ सकता। सचिन मेरी ज़िंदगी है, मैंने उससे कोई दबाव में आके शादी नहीं की है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जाऊँगा। नाउ गेट लॉस्ट। ऐसा बोलते हुए विंग एक बार फिर दरवाज़ा खोलता है और फैंग को बाहर की तरफ धक्का दे देता है। जैसे ही फैंग को धक्का देता है, विंग को दिखता है फैंग तो गिरते गिरते बचा, लेकिन सामने कोई और शख्स खड़ा था, जिसे देख करके विंग की पूरी बॉडी एक पल के लिए नम पड़ गई थी। वहाँ पर लान वांगजी खड़ा था। विंग के दिमाग में पहला थॉट ये आया, क्या वांगजी ने सब कुछ सुन लिया है? क्या वांगजी ने ये सुन लिया कि विंग अपनी मर्ज़ी से सचिन के साथ में है? अगर ऐसा होगा तो फिर विंग खुद से कहता है, तो क्या सही तो है। वैसे भी वांगजी को तो यही लगना चाहिए कि सचिन और विंग दोनों साथ में हैं, हमेशा साथ रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो उनके बीच तो सब कुछ नॉर्मल होगा ना, प्यार तो उनके बीच होगा ही। वांगजी जो सामने बस देखे जा रहा था, विंग को घूरे जा रहा था। वांगजी की आंखों में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई इमोशन विंग को नज़र ही नहीं आया। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम भी चल रहे हो डिनर के लिए? वांगजी विंग को इग्नोर कर देता है। बिना किसी जवाब के वो वहाँ से निकल जाता है। विंग बस देखता रहता है, अपने सर को हल्का सा झुकाता है और एक बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्रेशन बनाता है कि ये बहुत गंदा इंसान है, इतनी बुरी तरीके से कौन इग्नोर करता है?
विंग फिर दरवाज़ा बंद करता है, रेडी होकर के नीचे आता है। दूसरा वांग जी जो कि अब लिविंग एरिया में वहीं पर बैठा हुआ था, उसका मन नहीं है कहीं जाने का, पर लांस जन तो मान ही नहीं रहा है। वो तो वांग जी को साथ लेकर ही जाएगा। वांग जी बैठ करके वहीं खड़ा हुआ था, वहीं बैठा हुआ था। वो लोग बस विंग का वेट कर रहे हैं क्योंकि विंग सबसे लेट है और उसे रेडी होने में टाइम लग रहा है। सीसी कहती है ओह माय गॉड। लांस जन भी कहता है ब्यूटीफुल। तभी सिया देखती है, कहती है ओह गॉड गग्गा, आप तो बहुत गॉर्जियस लग रहे हो। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए कि आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। फैंग भी बस देखता रह गया था। सिया जिसका ध्यान फैंग पर नहीं विंग पर था। वांग जी जब ये सब कुछ सुनता है तो उसकी नज़र भी वहाँ चली जाती है, तो वो विंग को देखता है जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा है। विंग एक एंजल से कम नहीं लग रहा था। उसने रेड कलर का एक अटायर पहना हुआ है, जिसमें उसने रेड कलर का एक शर्ट और एक ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना हुआ है, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा है, हद से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। वांग जी बस विंग को देखता रह गया और विंग को देखते देखते कब वो सोफे पर बैठे बैठे ही खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। वांग जी का मुंह तो खुल गया था और उसकी आंखें चमक गई थी। वो मुंह थोड़ा सा खुला था। लांस चैन का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। वो वांग जी को देखता है और फिर विंग को देखता है। लांस जन के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि चलो, उसकी वाइफ ने उसके भाई को घायल तो कर दिया है, अपनी सुंदरता का कायल तो कर दिया है। अब कुछ भी क्यों ना हो, ये दोनों मिलेंगे ज़रूर और चलेंगे ज़रूर साथ में। लांस जन तो ओवरली एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये देखकर। ऐसा वो अपने मन में कहते हैं खुद को कि मैं दुनिया का पहला हस्बैंड हूँगा जो अपने खुद के वाइफ को अपने भाई को सौंपने के लिए इतना उतावला है कि उन्हें एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कितने पापड़ मिलता है। ओ गॉड, ऐसा हस्बैंड भगवान किसी को ना दे। लांस जन बस यही दुआ कर रहा था। फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और उसके मुंह को थोड़ा सा उसकी चिन से उठाते हुए अपने हाथ रख कर अपने हाथ का सपोर्ट करके बंद करते हैं और कहते हैं वो सुंदर है पर इतना मत घूरो, उसे नज़र लग जाएगी। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है फिर कहता है लांस जन कहते हैं मैंने कहा वो सुंदर है पर इतना मत देखो, उसे नज़र लग जाएगी। वांग जी अपने भाई की तरफ देखते हुए फिर एक बार कन्फ्यूज़न में पूछता है मतलब? लांस जन कहते हैं कुछ नहीं। विंग आओ। विंग का हाथ पकड़ के लांस जन उसे अपने पास करते हैं और उसके कमर में अपने हाथ को डाल देते हैं। वांग जी को इतनी मिर्ची लगती है इस चीज़ से, उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो कितना ज़्यादा जल रहा है। जल भुन करके वो राख हुए जा रहा है। विंग का ध्यान वांग जी पर नहीं था, फैमिली पर था, स्पेशली फैंग के ऊपर। और ये एक्शन विंग को बहुत अच्छा लगा लांस जन का। इस एक्शन से फैंग को इतना समझ आ जाना चाहिए कि विंग की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई एंट्री मार चुका है, फैंग का कोई चांस नहीं है, तो उसे दूर रहना चाहिए। फैंग को वो खुद से बस दूर भगाना चाहता है। इसके चक्कर में वो वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील करा रहा था। खैर, अब सब लोग निकल चुके थे अपने डिनर के लिए, फैमिली डिनर के लिए, जहाँ पर विंग की फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। वो लोग वहीं रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे, बड़े से होटल में। वहीं पर भी वो लोग खाना खाएंगे, वहीं पर मिलेंगे एक साथ। विंग, वांग जी, लांस चैन और फैंग, ये सब लोग एक कार में थे और बाकी सब लोग अलग अलग कार्स में आ रहे थे। सीसी और सिया एक साथ एक कार में है। सब लोग अलग अलग चल रहे थे, अलग अलग आ रहे थे। इधर विंग, जिसके पास में लांस जन एक साइड में और एक साइड में बैठा है वांग जी, और सामने फ्रंट सीट पर बैठा है फैंग, पास ही में ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है। फैंग तो बार बार बस पीछे मुड़कर विंग से कुछ ना कुछ सवाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वांग जी का पारा चढ़ता जा रहा है। लांस जन इस चीज़ को नोटिस करते हैं, पर उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि फैंग किस तरीके से विंग से इंटरेक्शन कर रहा है और बातों ही बातों में वो फ्लर्ट भी कर रहा है। पर लांस जन फैंग से कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वो तो विंग से कहते हैं तुम बहुत थके होगे ना विंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही होगी, अभी हमें वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो, तुम अपना सर मेरे कंधे पे रख लो और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। लांस जन ने एक तीर से दो शिकार करने के लिए कहा था। पहला तो फैंग अपनी ये बकवास बंद करेगा और सामने देखेगा, दूसरा वांग जी कुछ तो महसूस करेगा, और उनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। फैंग, जिसका मुंह बनाते हुए अपना फेस घुमा लिया। दूसरे वांग जी, जिसका ध्यान बस विंग के ऊपर था, वो बस विंग को घूरे जा रहा था कि विंग, क्या विंग अकेले में अपने हस्बैंड के साथ इतना रोमांटिक नहीं हो सकता, उसके सामने क्यों हो रहा है।
फिर वांग जी खुद से कहता है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लीगली वेडेड हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वांग जी का क्या हक बनता है उन्हें कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का और उनके बारे में कुछ सोचने का। वांग जी अपने आप को समझाता है। फाइनली वो लोग पहुंच गए थे वहाँ पर जहाँ उन्हें डिनर करना था। वहाँ पहुंचकर सारी फैमिली से विंग का मीटिंग होता है। विंग अपनी मॉम एंड डैड से काफ़ी दिनों के बाद मिला था, मतलब 2-3 दिनों के बाद वो उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है। पिछली बार विंग को मौका नहीं मिला था अपने मॉम एंड डैड से बात करने का। यहाँ पर जियांग चेंग नहीं आया है, वहाँ पर वैनचेंग भी नहीं आई है और ना ही उनका बेटा शिन है। विंग जो कि अपना डिनर कर रहा था और डिनर करते करते वो ये चीज़ भूल ही गया था कि उसके ऊपर कई लोगों की नज़रें हैं, जैसे कि फैंग, वांग जी और लान सेचन। लान सेचन, वांग जी और फैंग तीनों विंग को घूर रहे थे, पर विंग इस बात से अनजान सीसी और सिया से बातें कर रहा था क्योंकि वो खुद उन दोनों के बीच में बैठा था। दूसरा वांग जी, फैंग और लान सेचन तीनों उसके सामने बैठे थे, जिन तीनों की नज़र बस विंग पर थी। सीसी ये देख रही थी। सीसी विंग को हल्का सा एकदम हिलाते हुए बोलती है, गक्का मुझे लगता है सामने वाले तीनों लोग बस आपको देख रहे हैं। विंग कहता है मुझे? कौन? सीसी कहती है आप सामने देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो तीनों बस आपको घूर रहे हैं। विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील ना करते हुए सीसी की तरफ मुस्कुराता है और धीरे से अपना फेस घुमाता है और सामने देख करके वो एकदम शॉक हो गया था। इतना शॉक हो गया था कि उसके हाथ से उसकी स्पून भी गिर जाती है, क्योंकि वांग जी विंग को घूर रहा है और अपने फूड से वो खेल रहा है। उसके चॉपस्टिक को देखकर ही लग रहा है कि वो फूड से लड़ाई कर रहा हो। और लान सेचन बस विंग को निहारने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है लान सेचन विंग के प्यार में है और फैंग बस आंखें दिखा रहा है विंग को। लिटरली विंग के लिए देखना बर्दाश्त के बाहर था। ये क्या है, उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ऊट पटांग मोड़ पर क्यों आ गई है? सिंपल सी ज़िंदगी चल रही थी उसकी, ज़िंदगी इस मोड़ पर क्यों आकर खड़ी हो गई है? विंग एक शाय करता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि वो ठीक है कि नहीं। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वो आई थिंक मुझे रेस्ट रूम जाना है। यू गाइस एंजॉय, मैं अभी आता हूँ। विंग ऐसा बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग के जाते ही फैंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी गाइस, मुझे लगता है मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं इसे अटेंड करके आता हूँ। फैंग जिसने अपने हाथ में अपने फ़ोन को पकड़ा हुआ था, उसे कोई कॉल नहीं आ रहा था। ये बात वांग जी और विंग दोनों ने देखी थी, पर वो कुछ कहते नहीं हैं। जैसे ही फैंग वहाँ से जाता है, लान सेचन जो वहीं पर बैठ कर के खाना खाते रहते हैं, वो वहाँ से नहीं उठते हैं। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है। उसके भाई को क्या पता नहीं है कि फैंग उसके हस्बैंड पर डोरे डाल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंग तो विंग को कुछ ना कुछ कह ही देगा, कुछ ना कुछ कर ही देगा। वांग जी से ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो वहाँ से उठता है और कहता है मेरा हो गया, मुझे थोड़ा वॉक करना है, अभी आता हूँ मैं। ऐसा बोल करके वो खुद को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला गया था। वो विंग को ढूंढते ढूंढते रेस्ट रूम के पास के एरिया में पहुँच गया था। वहाँ पहुँचकर उसे रेस्ट रूम से, जो कि ओमेगास का रेस्ट रूम था, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब वो अंदर कान लगा के देखता है तब भी उसे कुछ समझ नहीं आता है, बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें हैं। तब उसे कुछ आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर विंग था। विंग जो कि अपने हाथों को एक टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बाहर खड़ा था। वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैं बोलकर आया था मैं रेस्ट रूम आऊँगा, दैट्स वाई मैं रेस्ट रूम आया था। और तुम क्या कर रहे हो, अंदर जा रहे हो क्या? ऐसा बोलते हुए तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ के विंग उसे खींच लेता है। जैसे ही विंग ऐसा करता है वैसे ही वो दरवाज़ा खुल जाता है रेस्ट रूम का, और वहाँ से एक ओमेगा और एक अल्फा बाहर निकल के आते हैं। वांग जी और विंग हल्के से साइड में हो गए थे। जब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, वांग जी बस उन्हें घूरता रहता है। विंग उसके फेस को पकड़ के अपनी तरफ करता है। वो बोलता है क्या देख रहे हो उन्हें, कितना ऑकवर्ड लग रहा है मुझे, तुम्हारी वजह से कितना एम्बैरस होना पड़ा मुझे उन लोगों के सामने। क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं जानता तो क्या हुआ, पर ऑफकोर्स वो मुझे जानते होंगे, कितना अजीब लगेगा। इसमें अजीब क्या है, अजीब तो उन्हें लगना चाहिए। वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि वो दोनों क्या कर रहे थे? तुम इतने पागल हो कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। ऑफ कोर्स इंटीमेट हो रहे थे। विंग का ये डायरेक्ट कन्फेशन वांग जी के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रोक गया था। वांग जी जो शर्मा गया। विंग जो वांग जी को देखता है तो वांग जी जिसने अपनी आंखों को झुकाया हुआ था और उसने अपने फेस को भी दूसरी तरफ घुमाया हुआ था, इसके साथ साथ उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो चुके थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक बहुत खुराफाती आइडिया आता है। तो विंग वांग जी को हल्का सा पुश करते हुए बोलता है
एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर किसी को देखने आए हो कि कोई रेस्ट रूम में कैसे रेस्ट करता है, ऐसा कुछ है क्या? वांग जी तो बिल्कुल शॉक हो गया था। विंग क्या उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है? इसे बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? कल रात को जो उनके बीच हुआ उसके बाद विंग ऐसा कैसे कर सकता है? विंग को तो वांग जी को अवॉइड करना चाहिए ना। पर विंग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से वांग जी इतना क्यूट है ना, तो विंग अपने आप को रोक ही नहीं पाया वांग जी को टीज करने से। विंग ने वांग जी को वॉल पे थोड़ा सा पुश कर दिया था और अपने एक हाथ को थोड़ा सा वॉल पर टेक लगाते हुए वो खड़ा था। विंग कहता है, बोलो, तुम यहाँ किसे देखने आए थे? मुझे? वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? वैसे भी मुझे तुम जैसे ओमेगास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग कहता है, मुझ जैसे ओमेगास में तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वांग जी कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, खूबसूरत तो तुम बहुत हो। विंग कहता है, या फिर मैं स्मार्ट नहीं हूँ? वांग जी अपने दिमाग में कहता है, तुम स्मार्टेस्ट हो। विंग पूछता है, या फिर मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता? तुम क्यूटेस्ट हो। ये बताओ ना, क्या बात है? मेरे जैसे ओमेगास तुम्हारा मतलब क्या है? मैं किस चीज़ में पीछे हूँ, बताओ मुझे ज़रा। या फिर मैं रिच नहीं हूँ? तुम रिचेस्ट हो फीलिंग्स में विंग। वांग जी अपने दिमाग में ये सब कहता है, पर मुंह से एक शब्द नहीं बोलता है। उसके वो कोल्ड एक्सप्रेशंस विंग को अपनी तरफ और भी आकर्षित कर रहे थे और अपना दीवाना बनाते जा रहे थे। वांग जी आहिस्ता से अपने आपको थोड़ा कंट्रोल करता है, फिर अचानक से वो विंग को पकड़ के वहीं खींच लेता है और साइड में एकदम बैठ जाता है खुद को और विंग को वहीं छिपाते हुए। जब वो दोनों वहाँ पर बैठे थे तब जाकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग हैरान था और कंफ्यूज थी। विंग पूछता है, क्या हो रहा है ये? तुमने मुझे यहाँ क्यों खींचा है? वांग जी अपने लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर पॉइंट करके बताता है कि चुप रहो, और वो बस सामने इशारा करता है। विंग ऐसा ही करता है। तो फिर विंग देखता है कि वहाँ पर फैंग है। फैंग जो कि अपने फ़ोन को लिए हुए है और आसपास कुछ देख रहा है। वो डायरेक्ट ओमेगा रेस्ट रूम के अंदर भी जाता है। वहाँ से एक ओमेगा की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो ओमेगा वहाँ बाहर निकल के बहुत बुरी तरीके से फैंग को पीटने लगता है। फैंग की तो बुरी तरीके से पिटाई हो गई थी। ऐसा लगता है फैंग तो अब नहीं बचेगा। फैंग कहता है, I'm sorry, I'm really sorry. Actually, I didn't know कि यहाँ पर कोई और है, मैंने कोई और समझा था, I'm really sorry. वो तो जो इंसान था वो उसे अच्छी तरीके से धुलाई करता है और कहता है, बेशरम, तुम कितने बेशरम हो। कहाँ है यहाँ का मैनेजर? कहाँ है यहाँ का मैनेजर? यहाँ के ओमेगास की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है यहाँ का मैनेजर? मैनेजर चिल्लाते हुए उस ओमेगा ने सच में मैनेजर को बुला लिया था। जो वहाँ का मैनेजर जब वहाँ आता है तो वो तुरंत ही उस ओमेगा की तरफ देखता है, बोलता है, आई एम सॉरी सर, क्या हुआ है आपको, क्या परेशानी है? वो ओमेगा कहता है, ये किस तरीके का होटल है आपका? यहाँ मुझे रूम सही से नहीं मिला है, आपके यहाँ के जो सर्वेंट्स हैं वो सब बेकार है, आपकी सर्विस बहुत बेकार है, और यहाँ पर एक अनजान अल्फ़ा मेरे यहाँ पे वॉशरूम में जा रहा है। अगर मेरी जगह कोई और ओमेगा होता जो इतना पावरफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, तो उसका क्या करते आप लोग? हाँ, यहाँ कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। लाइक लुक, ये देखो, ये अल्फ़ा मेरे साथ उस वॉशरूम से निकल के आया है। अगर ये चीज़ कोई और देख लेता तो क्या समझता मेरे बारे में, क्या सोचता मेरे बारे में? मुझे मेरी रेपुटेशन की बहुत चिंता है। सो नाउ इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कॉल द पुलिस। मैं इस पर हैरेसमेंट का केस करूँगा। मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। इस तरीके के अल्फ़ा होते हैं जो बाद में बहुत बड़े क्रिमिनल बनते हैं, और मैं इस क्रिमिनल को आज यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसे पनिशमेंट ज़रूर दिलाऊंगा। अगर मैंने आज इसे छोड़ दिया तो कल को ये बहुत बड़ा क्राइम करेगा। सो मैं इसे अब भी पनिश करूँगा। कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द कॉप्स। पुलिस को कॉल कीजिए, अब भी बुलाइए। विंग तो हैरान था। वो मुंह खोल के सामने वाले ओमेगा को देखे जा रहा था। विंग तो उसका फ़ैन हो गया है। ये ओमेगा उसे बहुत पसंद आया है। अगर विंग एक अल्फ़ा होता तो पक्का जा कर के अभी के अभी इस ओमेगा को अप्रोच करने की कोशिश करता, पर क्या करे, वो एक ओमेगा है और ऑब्वियसली उसे अल्फ़ास में इंटरेस्ट है, ओमेगास में नहीं। अगर वो ओमेगा होकर भी ओमेगास में इंटरेस्ट रखता तो पक्का इस ओमेगा को जा कर के अप्रोच करता, पर विंग ऐसा नहीं कर सकता है। खैर, वो ओमेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसाद मचा देता है। साथ ही वो बार बार कह रहा था कि पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। वहाँ पर वो मैनेजर बेचारा फंस गया था, क्योंकि फैंग को वो जानता है कि ये लैन फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ जो वो दूसरा ओमेगा था उसे भी वो जानता है ये ओमेगा भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा कोई पर्सन है।
विंग को ये समझ तो आ रहा था, पर ये किस फील्ड से बिलोंग करता है विंग ये नहीं समझ पा रहा था। वांग जी अब इन द एंड जब वहाँ पर उसकी फैमिली आने वाली थी, तब वहाँ से विंग को खींच करके ले जाता है। वो उसकी फैमिली के साथ नहीं जाता है, बल्कि विंग को खींचते हुए ले जाता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। शट अप। वांग जी के शट अप कहने पर विंग बिल्कुल चुप हो गया था। उसका मन नहीं कर रहा था कुछ और कहने का। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह नहीं सकता, वो डर गया है वांग जी से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस वो देखना चाहता है कि ये लान वांग जी अब करना क्या चाहता है। इसी चीज़ को देखने के लिए विंग ने खुद को चुप कर लिया था। वांग जी विंग को लेकर के उस जगह से काफ़ी दूर रह जाता है। तब वो विंग को वहाँ ले जा करके छोड़ देता है और कहता है, अगली बार ध्यान रखना। ऐसा बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, ओ गॉश, ये कितना कोल्ड है, पर स्टिल मुझे इससे कितना प्यार हो गया है। हाय विंग, तेरा क्या होगा। एक प्यार के चक्कर से निकला और दूसरे प्यार में पड़ गया। ये तो बिल्कुल उस तरीके से हुआ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। पर वांग जी तो खजूर नहीं है, वो तो कितना हैंडसम है। मैं फिर ये सोचने लगा, मेरा कब क्या होगा। हाँ, ऐसा बोल करके विंग खुद से ही आगे आ जाता है। वो लोग पहुंच गए थे अब अपनी फैमिली पर, जहाँ पर फैंग के ऊपर केस हो गया था हरासमेंट का। वो भी एक ओमेगा ने कर दिया था और वो ओमेगा मानने को तैयार नहीं था। ओमेगा कहता है, नो वे, मैंने कहा है मैं इस केस को यहाँ नहीं जाने दूंगा। आई वॉन्ट टू सेंड हिम इन द जेल। मैं इसको जेल में देखना चाहता हूँ। अगर ये जेल से बाहर निकला, आई स्वेयर मैं चाइना को चैन से जीने नहीं दूंगा। आपके रेस्टोरेंट को बंद करा दूंगा मैं। आपकी जितनी ब्रांच है ना इस होटल की, सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगी कल तक। मैं सारे आर्टिकल छाप दूंगा, सारे न्यूज़ चैनल में यही टेलीकास्ट होगा। आई बैट आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो मैनेजर से बार बार बोले जा रहा था। साथ ही वो लान फैमिली की तरफ देखता है, बोलता है, एंड यू गाइस, अब किस तरीके के लोग हैं। आपने अपने बेटे को क्या शिक्षा दी है, क्या बताया इस अल्फा को। ये बिना किसी हेजिटेशन के सीधे ओमेगास के बाथरूम में घुस आया। और देखिए, अगर मैं कुछ कर रहा होता और ये मेरी इसके साथ में फ़ोन भी था, अगर ये फ़ोटो खींच लेता और उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर देता, तो मैं क्या करता फिर। ये जो सोसाइटी है मुझे जीने नहीं देती चैन से। सब लोग यही सोचते कि मेरी गलती है, मैंने जानबूझ करके किसी को अपनी पिक्चर लेने दी। पर ये नहीं देखते कि किस तरीके से वो फ़ोटो ली गई है। कोई बैक द स्टोरी नहीं जानना चाहता है, बस उनको वो रिज़ल्ट दिखता है, तो वो रिज़ल्ट देखते। अगर मेरी जगह कोई और ओमेगा होता, देन अगर यहाँ पे कोई और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसे देखते और इस अल्फ़ा को देखते, दोनों साथ में बाहर आ रहे हैं, उसके बाद में कितनी बारी बातें बनती, कितने सारे सवाल उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप लोग समझ भी सकते हैं, इसकी एक गलती और किसी ओमेगा की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन आप लोग ये नहीं समझेंगे, एंड नाउ आप इसे बताएंगे भी नहीं, आप इसे सिखाएंगे भी नहीं। वहाँ पर मिस लिली थी। मिस लिली कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। ही इज़ माई सन, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फैंग, बोलो तुम, ये ओमेगा तुम्हें फंसा रहा है ना, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, राइट। वांग जी जो अब तक चुप था और बिल्कुल चुप था, जो वहाँ पर ओमेगा खड़ा था, वो कहता है, ऐसे कैसे मैं फंसा रहा हूँ। यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा है, आपने कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया है, बोलिए। वो मैनेजर कहता है, वो सर, ये तो रेस्ट रूम का एरिया है, यहाँ कोई कैमरा हम नहीं लगाते हैं, प्राइवेसी के लिए। ये प्राइवेसी है फिर आपकी। ये अल्फ़ा मेरे वॉशरूम में तक घुस आया, उसके बावजूद भी ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड नाउ दे वांट प्रूफ। यही तो है, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। एक ओमेगा से हमेशा प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि आपके अल्फ़ा कभी गलत नहीं कर सकते, राइट। बट मेरे पास प्रूफ होगा और मैं कहीं ना कहीं से लेकर आऊँगा प्रूफ। मेरे हाथों से प्रूफ नहीं बच सकता है। तभी वांग जी कहता है, फैंग रेस्ट रूम में गया था। वांग जी की तरफ सब लोगों की आंखें घूम गई थी और उस ओमेगा की भी। वो ओमेगा भी वांग जी को देखने लगा था। किसने क्या कहा। वो वांग जी जो अपने कदम बढ़ा के आगे आता है, वो कहता है, फैंग तुम रेस्ट रूम में क्या करने गए थे अपना मोबाइल फ़ोन लेकर। फैंग हक्का बक्का हो गया था। वो कहता है, क्या 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 बात कर रहे हो तुम। मैं रेस्ट रूम में नहीं गया मॉम, आई डिडंट गो देयर। मैं नहीं गया, सीरियसली। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई सी, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लड नहीं हूँ ना, दैट्स वाई तुम मुझे परेशान कर रहे हो। डैड आप तो कुछ बोलिए। लान चेरन वहीं पर खड़ा हुआ था। लान चेरन बहुत ज़्यादा हैरान था। वो वांग जी की तरफ देखता है और पूछता है, वांग जी क्या तुम सच कह रहे हो, क्या फैंग सच में रेस्ट रूम में गया था। वांग जी कहता है,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो रेस्ट रूम में गया था। शायद वो किसी ओमेगा का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फ़ोटोज़ खींचना चाहता था। जैसे ही वो ओमेगा जो साइड में खड़ा था वो ये सुनता है, तुरंत ही वो आगे आता है और फैंग को डायरेक्ट एक थप्पड़ खींच के मारता है। इतनी ज़ोर का वो थप्पड़ था कि फैंग नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उस थप्पड़ की गूंज पूरे होटल में जैसे गूंज गई थी। वांग जी भी एक पल के लिए बिल्कुल स्टिफ खड़ा रह गया था, क्योंकि इस एक्शन की उसने उम्मीद नहीं की थी। ये रिएक्शन जो भी था ना, वो बड़ा ख़तरनाक है। ये ओमेगा किसी से नहीं डरता है, देख कर ही लगता है। मिसेस लिली जो वहाँ आती हैं और कहती हैं, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? वो ओमेगा मिसेस लिली की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर इस अल्फ़ा ने एक और बार मेरी तरफ आंख उठा के देखा या किसी भी ओमेगा की तरफ देखा तो मैं इसे और बुरी तरीके से पीट सकता हूँ। एंड डोंट यू डेयर टू थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओमेगास बिल्कुल कमज़ोर नहीं होते हैं, बस उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। और आप जैसे लोग हैं जो उन्हें कमज़ोर दिखाते हैं और उन्हें महसूस करवाते हैं कि वो कितने कमज़ोर हैं, पर इन द एंड आपको वही ओमेगा बताएगा कि वो कमज़ोर नहीं है। गॉट इट? और ये जेल जाएगा। तुम इसके खिलाफ गवाही देना। आई थिंक कि तुम एटलीस्ट वो इंसान हो जो कम से कम सच्चाई का साथ देता है। इन मरे हुए लोगों की तरह नहीं हो जो सच्चाई का साथ देने की जगह अपने खून पर भरोसा करते हैं, अपने फैमिली पर भरोसा करते हैं। फैमिली में से कोई गलत करेगा तो क्या हम उसका साथ देंगे? विंग अब वहाँ पर आ चुका था और उसने ये नज़ारा देखा था। फैंग को जब थप्पड़ पड़ा, विंग को पता है कि उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए, पर उसे अच्छा लगा था कि विंग तो कभी फैंग को थप्पड़ मार नहीं पाया, कम से कम इस ओमेगा ने ही मार दिया। विंग जब वहाँ आता है तो वो वहीं खड़ा हो जाता है। तब वहाँ पर वो ओमेगा की तरफ लान चैन पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूँ वांग जी, तुम सच बोल रहे हो? वांग जी कहता है, विंग ने भी देखा है। विंग तुरंत हैरान हो गया था, उसे इस मामले में घसीटने की क्या ज़रूरत थी। विंग की तरफ लान चैन देखता है, बोलता है, विंग तुम बताओ, क्या फैंग रेस्ट रूम के अंदर गया था? विंग फैंग की तरफ देखता है। फैंग एक स्मिक करता है, क्योंकि उसे पता है विंग कुछ भी हो जाए फैंग के खिलाफ कभी भी खड़ा नहीं होगा। वो हो ही नहीं सकता है। फैंग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, इसलिए वो उठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग से ही पूछते हैं, आशियन तुम बताओ, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी ओमेगा के लिए उसके रेस्ट रूम में जा सकता हूँ? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? बोलो आशियन। विंग कहता है, सोचने वाली बात अलग है, जो सच्चाई है वो अलग है। फैंग गया था अंदर और फिर ये आए थे मिस्टर, मेरा नाम मेंग्याओ है, मिस्टर मेंग्याओ, ये आए थे उसे पीटते हुए बाहर, और इन्होंने फिर मैनेजर को भी बुलाया था। लान चरण की तो पूरी तरीके से इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने बेटे के ऊपर। वो उसके बेटे की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और मिसेस लिली अपने बेटे को देख रही थी। वो उसे बचाने के लिए हर एक कोशिश करने की कोशिश कर रही है, पर नहीं हो पा रहा है। फाइनली वहाँ पर कॉप्स आती हैं और फैंग को पकड़ के सीधे जेल ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी हरकत बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली है। फाइनली विंग, जिसे थोड़ी राहत मिल रही थी और उसे उस ओमेगा की तरफ देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वहाँ पर जो मेंग्याओ था वो वांग जी और विंग को थैंक यू बोलता है और यहाँ पे ये भी कहता है कि हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है अपनी फैमिली के खिलाफ खड़े होने की। तब वांग जी मेंग्याओ से कुछ अकेले में बातें करता है। विंग को ये अच्छा नहीं लगता है। विंग देखता रहता है किस तरीके से वांग जी उस ओमेगा के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। जहाँ पर बाकी फैमिली मेम्बर्स तो जा चुके हैं, वहाँ पर बचे हैं वांग जी, विंग और लान सेजन। लान सेजन विंग के उन रिएक्शंस को देख रहे थे जो उसके फेस पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि विंग कितना ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी काफ़ी टाइम तक जब वापस नहीं आता है तो विंग सेजन से कहता है, तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रहा है उस ओमेगा से, लगता है उसे इंटरेस्ट आ गया है उस ओमेगा में। लान सेजन कहते हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसे इंटरेस्ट भी आ रहा है तो। विंग घूर कर लान सेजन को देखता है। सेजन कहते हैं, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो? विंग कहता है, मैं क्यों गुस्से में होऊंगा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, आखिर वो तो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसे अपने मुट्ठी में रखना चाहिए, पकड़ना चाहिए उसे। लान सेजन कहते हैं, मैं क्यों पकड़ूंगा विंग, वो 30 साल का है, उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने का पूरा हक है। अगर उसे कोई ओमेगा पसंद है तो अच्छी बात है,
सब लोग खुश होंगे उसके लिए, उसकी भी जल्द से जल्द शादी होगी, उसके भी अपने बच्चे होंगे, अपनी फैमिली होगी, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। हमेशा तो वो बिना मैरिज के नहीं रहेगा ना। विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। विंग ने अपने दिमाग में वो सब कुछ सोचना चालू कर दिया था, वांग जी की शादी होगी इस ओमेगा के साथ। फिर वांग जी जो विंग को अपने गोद में उठा के कभी कभी चलता है, वो नहीं करेगा क्या? वांग जी कभी विंग को बचाने के लिए भी नहीं आएगा? वांग जी विंग के करीब भी नहीं आएगा, विंग को उस नज़र से नहीं देखेगा, विंग से बात नहीं करेगा, विंग से दूर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और इस ओमेगा के साथ रहेगा, उसके साथ एक घर में, एक कमरे में, एक बेड पर। विंग इससे आगे कुछ और नहीं सोच पाया। विंग कहता है नहीं। लांस जन विंग की तरफ देखते हैं हैरान होकर। वो कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ मिंग्या और वांग जी दोनों भी विंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाया था। वांग जी और मिंग्या दोनों वहाँ आ जाते हैं। मिंग्या पूछता है तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वो घर जाना चाहिए हम लोगों को, सब लोग निकल गए हैं, हमें अपनी फैमिली में जाकर के बताना भी होगा। वैसे भी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है हम लोगों ने, वो भी इसकी वजह से। तभी मिंग्या कहता है तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, पर ये तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे ये जान करके बहुत ज़्यादा हैरानी है कि तुमने अपने भाई के लिए भी इतना बड़ा स्टैंड लिया है। उस लड़की के लिए जिसे तुम जानते तक नहीं हो ठीक से, उसके लिए तुम अपने भाई के खिलाफ़ खड़े हो। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। हाय, मेरा नाम मिंग्याओ है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विंग कहता है हाय, मेरा नाम जियांग वुशियान है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। विंग को जो ओमेगा कुछ देर पहले तक तो बहुत पसंद आ रहा था, वो अभी भी उसे पसंद है, पर वांग जी के साथ नहीं पसंद है, अकेले पसंद है, इंडिविजुअली। इसी सोच के साथ में विंग उससे हाथ मिलाता है। वो दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो जाता है। वांग जी और विंग इसके साथ में लांस जन अब वापस आ रहे थे, उनके लिए एक कार छोड़ करके सब लोग चले गए थे। विंग, वांग जी और लांस जन एक साथ में है। वांग जी से लांस जन जो अचानक ही वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन विंग जिसके रिएक्शंस लांस जन बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। विंग जो अभी बीच में बैठा हुआ है और उसके रिएक्शंस वो देख रहे थे। विंग के हाथ में विंग ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था, जिसे वो कितनी बुरी तरीके से मसल रहा है ये भी उन्हें दिखाई दे रहा था। लांस जन अपने दिमाग के दौड़े दौड़ाते हैं, कुछ सोचते हैं, उन्हें एक शरारत सूझती है, तो वो अपने आप का गला थोड़ा साफ़ करते हैं, बोलते हैं वांग जी, वैसे वो ओमेगा बहुत अच्छा था ना? वांग जी अचानक अपने भाई की तरफ देखता है। विंग भी लांस जन की तरफ देखता है। अब तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वांग जी कहता है कौन ओमेगा? अरे वही ओमेगा जिससे तुम अभी बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका? मिंग्याओ। वांग जी तुरंत जवाब देता है। सिजन कहते हैं हाँ वही मिंग्याओ, कैसा लगा? अच्छा था, बहुत ज़्यादा मेहनती है और कॉन्फिडेंट भी है, अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें पसंद है? क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था, बस थोड़ी जानने की इच्छा हुई तुम्हें पसंद है कि नहीं। तुम्हें पसंद आया? अच्छा लगा मुझे जानकर, मुझे भी वो ओमेगा अच्छा लगा। बेचारा विंग जो बीच में बैठा था, उसकी तो जल भुन करके वो तो राख हुआ जा रहा था। विंग कहता है उस ओमेगा के बारे में बात करना आप बंद करेंगे? सचिन विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों नज़र आ रहे हो? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ? विंग कहता है मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ वांग जी जो सोच रहा था, विंग को बुरा लग रहा है, इसका मतलब वो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरा भाई किसी और ओमेगा के बारे में बात करे, ये भी विंग को बर्दाश्त नहीं। मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग जिसके दिमाग में था, कितनी बार उसका नाम लोगे, जितनी बार नाम ले रहे हो वांग जी, कोई ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। वो कभी मेरी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करता था, अब जाके करने लगा है, क्योंकि उसका रिश्ता मुझसे अच्छा बनता जा रहा है। पर देखो पता नहीं ये कौन बीच में आ टपका है। मैं क्या हो, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत स्मार्ट भी हो और कॉन्फिडेंट भी हो, पर प्लीज़ वांग जी से दूर रहना ना। अगर तुम वांग जी के करीब आए तो मैं तुम्हें नापसंद करने लगूँगा, और किसी दिन ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। लांस जन अपने मन में कह रहे थे मैं भी देखता हूँ
तुम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कब तक छिपाते हो? जब तक तुम लोग एक दूसरे से कन्फेस नहीं करोगे, मैं तुम दोनों को इसी तरीके से एक दूसरे के करीब फेंकता रहूँगा, ज़बरदस्ती भेजता रहूँगा और तुम्हें तड़पाता रहूँगा। बड़ा मज़ा आएगा इस खेल में। तो मेरा खुद का भाई कितना बुद्धू है और ये भी उससे बड़ा बुद्धू है। लांस जन अपने आप से ये कहते हैं, पर वो उन दोनों से कुछ नहीं कहते हैं। पूरे रास्ते लांस जन मिंग्याओ के नाम से वांग जी से कुछ ना कुछ पूछते रहे थे और वांग जी अपने भाई को रिस्पॉन्स कर रहा था। उसका मूड थोड़ा सा ठीक ठाक है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है फैंग को यहाँ से भगाकर। कुछ भी हो, वैसे फैंग अच्छा इंसान नहीं है। उसके अंदर से जो वाइब आ रही थी उसे वजह से वो महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने वो रास्ता अपनाया जो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से आसान था। फाइनली अब वो लोग घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने से पहले जब दरवाज़ा खुलता है वांग जी की तरफ का, तो विंग वहाँ से नहीं निकलता है बल्कि लांस जन के दरवाजे से निकलता है और तुरंत घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर पहुँचने के बाद वो देखता है कि सब लोग वहीं पर खड़े हुए हैं। मिसेस लिली भी वहीं पर हैं और लान चेरैन भी। साथ ही हैरानी की बात यह है कि फैंग भी वहीं पर है। वो भी सोफे पर बैठा हुआ है। उसे काफ़ी चोट आई है लेकिन वो वहाँ पर है। मिसेस लिली उसको ट्रीट कर रही हैं और लान चेरैन वहीं बैठा हुआ है। मिस्टर लान और मिसेस लान भी वहीं पर हैं। जैसे विंग वहाँ आता है, मिसेस लान कहती हैं, विंग तुम आ गए? मिस्टर लान कहते हैं, रुक जाओ वहीं पर, अंदर कदम मत रख लेना। तुम जैसा इंसान मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। विंग और वांग जी भी पीछे से अंदर आ रहे थे। वांग जी की तरफ देखते हुए मिस्टर लान कहते हैं, तुम वांग जी, तुमने क्या किया आज? मेरी पूरी रेपुटेशन को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था जो तुमने बताया तो तुम बाद में फैंग को समझा सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो महान बनना था ना, विंग की तरह। विंग ने जिस तरह अपने भाई की बेइज्जती की, अपने पूरे परिवार की बेइज्जती करके रख दी है, उसी तरीके से तुमने भी वही किया है। तुम्हें पता है हर जगह क्या खबर चल रही है? यही कि जियांग वुशियान जिसने अपने भाई के खिलाफ कदम उठाया, कितना महान इंसान है, लेकिन उसके माता पिता अभी भी अपने बेटे का सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं। इसने अपने माता पिता को गलत साबित कर दिया है सबकी नज़रों में, और इसने आज हमारे परिवार को भी तोड़ने के लिए फूट डाल ही दी। विंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें इतने टाइम तक बर्दाश्त किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे साथ पागल है। वो कभी शादी करने के लिए मना कर रहा था, बस एक तुमसे करने के लिए माना, इसलिए मैंने हाँ भर दी थी। पर मुझे देखना चाहिए था तुम किस तरीके के इंसान हो। तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। विंग कहता है, आप गलत समझ रहे हैं डैड। मुझे डैड मत कहो, मैं तुम्हारे मुँह से डैड सुनना भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर सबके सामने हीरो बनने का बहुत शौक है ना, तो नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस। बाहर जाकर लड़ो अपनी इंसाफ की ये लड़ाई। मेरे घर में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं फैमिली को सबसे ऊपर मानता हूँ, अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम 2 दिन पहले आए हुए लड़के तुम्हारे लिए मैं अपने फैमिली को टूटने दूंगा? बिल्कुल नहीं। निकल जाओ यहाँ से, अब तुम इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। मिसेस लान अपने हस्बैंड को समझाते हुए बोलती हैं, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपका गुस्सा शांत हो जाने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। तुम चुप रहो। तुमने इस लड़के को और भी ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है। तुम अपने आप को क्या समझते हो विभूषण? बताओ। तुम एक ओमेगा हो। ओमेगा को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। तुम बाहर बिजनेस करते हो, मैं मानता हूँ, ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे कमाने की। तुम्हारे कमाए बिना भी हमारा घर चल सकता है। हम अल्फाज तुम्हारे लिए कमा सकते हैं और तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा ला करके दे सकते हैं, और तुम उसे उड़ाओ, कोई फिक्र नहीं है। पर ये महान बनने का काम बंद कर दो। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद है। एक ओमेगा का काम किचन में अच्छा लगता है, जिस तरीके से मेरी बीवी करती है। देख रहे हो ना अपनी मॉम को, वो पूरा घर संभालती हैं, हर एक चीज़ खुद से करती हैं, जो चाहे वो खरीदती है। पर कभी भी उन्होंने जिद नहीं की बाहर जाकर के बाहर की दुनिया देखने की। पर तुम्हारी बात अलग थी, तुम दूसरे घर से आए थे। मैं तुमसे उम्मीदें नहीं रख सकता था, मैंने नहीं रखी, पर तुम तो मेरे घर को तोड़ने पर लगे हुए हो। पिछली बार तुमने कितनी बुरी तरीके से मेरी वाइफ के साथ बिहेव किया, पूरे घर में अफरा तफरी मचा दी। अचानक कहीं गायब हो गए फिर, और अचानक से प्रकट भी हो गए। ऊपर से फिर हमारे विलेज से इन दोनों को उठा लाए, इन दोनों नमूनों को ला करके हमारे घर में पटक दिया। इसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला तो एक और तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने।
अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, अपने इन दोनों नमूनों को भी ले जाना, मुझे इन दोनों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विंग ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मिस्टर लान उसके बारे में इतना बुरा सोचते हैं। कभी कभी जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है तभी इंसान का असली चेहरा बाहर निकल के आता है। लान सेचेन ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसके डैड तो हमेशा से ओमेगास की रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं, यही उसे लगता था। पर उसके डैड डीप डाउन ये थिंकिंग रखते हैं, उसे पता नहीं था। मिसेस लान अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती हैं, पर मिस्टर लान नहीं मानते। वो कहते हैं, तुम चुप रहो, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। मिसेस लान ये सुन करके एकदम चुप हो गई थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती हैं। वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हैं। फैंग कहता है, इट्स ओके अंकल, रहने दीजिए, गलती मेरी है, मैं वहाँ। लान सेचेन ये सुनता है, तुरंत वो फैंग के पास जाता है और उसे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है। फैंग कहता है, डैड। फैंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी आने लगा था, इतनी बुरी तरीके से उन्होंने थप्पड़ मारा था। लान सेचेन कहता है, डोंट कॉल मी डैड, नहीं हो तो मेरे बेटे, तुम मेरा खून नहीं हो। आज तुमने साबित कर दिया, अपना खून अपना ही होता है। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम सबके सामने अपना जुर्म कबूल भी कर रहे हो। गेट लॉस्ट आउट ऑफ माई आइस। लिली, अपने बेटे को लेकर मेरे घर से तुरंत के तुरंत निकल जाओ, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। और तुम, मैं मानता हूँ गगा, विंग की गलती इसमें है, वांग जी की भी गलती है, पर आप उन्हें उस गलती की सज़ा नहीं दे सकते जिसमें उन्होंने बस भागीदारी निभाई है। मेन कल्पिट तो ये है ना, इसने सब कुछ किया है, ये मास्टरमाइंड है। तुम क्यों गए थे वॉशरूम के अंदर, किसके लिए गए थे बताओ? फैंग कहता है, विंग के लिए गया था डैड, विंग के लिए गया था मैं डैड। लान सेचेन कहता है, तुम विंग के लिए गए थे? क्यों गए थे विंग के लिए? क्या रिश्ता है तुम्हारा विंग से? विंग तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तो क्या तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि वॉशरूम में जाओगे उसके साथ? जी। सब लोग एकदम हैरान थे। विंग भी अपनी जगह पर स्टिफ था, वांग जी भी बहुत ज़्यादा परेशान था, और लान सेचेन जिनके तो तोते उड़ गए थे ये सुनने के बाद में, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। वांग जी को पता था एक कुछ हद तक कि फैंग ऐसा कुछ करने के इरादे से वहाँ आया था, पर वो अपना गुनाह इस तरीके से सबके सामने कबूल करेगा, उसे लगा नहीं था। फैंग कहता है, डैड आई स्वेयर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर आशियान ने मुझे वहाँ बुलाया था। आई स्वेयर डैड, मैं ये आपको कभी नहीं बताता, पर आपने कहा कि मैं आपका खून नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ डैड। आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। विंग और मैं बहुत पुराने लवर्स हैं, हम दोनों बचपन के साथी हैं। मैंने बचपन में से कई सारे वादे किए थे, और विंग ने भी मुझसे कई सारे प्रॉमिसेस किए थे डैड। यू नो, वी वर इन लव। लान सेचेन का तो हाल ही बेहाल हो गया था, और मिस्टर लान तो एकदम शॉक में चले गए थे। शॉक में वो बस अपने बेटे लान सेचेन की तरफ देख रहे थे। लान सेचेन भी, जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि ये सच्चाई उन्हें कभी पता नहीं थी। नहीं वांग जी को कभी पता था कि ये दोनों लवर्स थे। विंग किसी का लवर? विंग ने बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अब कुछ नहीं कह सकता। वो थक गया है अपनी सफाई देते देते, खुद को हर बार एक्सप्लेन करते करते। कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता है, तो विंग क्यों एक्सप्लेन करे? वो किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा। इन लोगों को जो सोचना है सोचने दो। ये लोग जिस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं करने दो, जाने दो। थक गया है विंग इन्हें सब समझाते समझाते। इन सब चीज़ों से गुजरते गुजरते अब तो वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। लान सेचेन कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम समझ भी रहे हो? विंग तुम्हारे बड़े भाई का हस्बैंड है, तुम उसके बारे में ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो? फैंग कहता है, आई स्वेयर डैड, मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। वेट। ऐसा बोलते हुए फैंग सीधा अपने रूम में जाता है। वहाँ से वो एक बैग लेके आता है। उस बैग को खोलने के बाद में वो सारी चीज़ें निकलती हैं जिन चीज़ों के बारे में विंग ने कभी किसी को नहीं बताया। साथ ही वो न कभी किसी को ये चीज़ें देखने के लिए कहने वाला था। फैंग के पास वो सब चीज़ें हैं जिसमें विंग की और उसकी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, जिनमें कभी विंग और वो फैंग दोनों एक साथ में
एक हार्ट का शेप बनाते हुए फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, तो कभी अपने ग्रेजुएशन अपने स्कूल ईयर्स में वो एक दूसरे के साथ बुक्स लेके बैठे हैं। और भी कई सारी पिक्चर्स थी जो उन दोनों के रिलेशनशिप को साफ साफ दिखा रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट, उन दोनों का हग करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, ये सब कुछ था। और उनमें एक वो पिक्चर भी थी जब फैंग ने विंग के चीक्स पर किस किया था। ये पिक्चर भी उन दोनों के लब को साफ साफ दिखाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स थे जो कि विंग ने लिखे थे फैंग के लिए। उसमें विंग के प्यार भरे जज्बात लिखे हुए थे। विंग का नाम था और नीचे फैंग के लिए नाम था। ऊपर फैंग का नाम था और नीचे विंग का नाम था। बेचने वाले का नाम नीचे होता है ना, उस तरीके से। और भी बहुत सारे सामान थे। विंग जो कि कंपटीशन जीतता था उसके ट्रॉफीज़ भी उसने गिफ्ट में फैंग को दे दी थी। और भी बहुत सारा सामान था वहाँ पे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। और सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह है कि वहाँ पर विंग का एक कॉलर भी था, जिस कॉलर से ओमेगास अपनी सेंट को छिपाते हैं। वो कॉलर भी फैंग के पास था। सचैन उसे देखकर ही बता सकता है कि ये विंग का है। उसने एक बार विंग का वो कॉलर देखा था। वांग जी भी ये चीज़ बता सकता है क्योंकि वांग जी ने भी विंग का वो कॉलर देखा है। वांग जी और सचैन दोनों हैरान थे क्योंकि ये इस तरीके का कॉलर सिर्फ विंग यूज़ करता है। विंग बस अपनी आंखें बंद करके वहाँ बुत बन के खड़ा हुआ था और कुछ नहीं कह रहा था। फैंग रोते रोते बोलता है, देखा डैड, आई स्वेयर मैं आपको सच कह रहा हूँ। विंग जब टेबल से गया था रेस्टरूम का बहाना करके, देन उसने मुझे मैसेजेस किए थे। वो मुझे बुला रहा था। एंड जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि रेस्टरूम के अंदर आ जाओ। तो मैं सीधे रेस्टरूम के अंदर पहुँच गया। मैंने कुछ नहीं किया है। आशियान प्लीज़ टेल एवरीवन कि तुमने ये सब किया है ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलो ना। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह गए थे क्योंकि वो क्या बताए। उससे क्या कोई समझेगा, क्या कोई उससे पूछेगा? नहीं, जैसा विंग ने सोचा था वैसा ही होता है। मिस्टर लान तो बहुत गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं, हम तो अपने ही खून पर, अपने ही बेटे पर शक कर रहे थे। पूरी फसाद की जड़ तो तुम हो। तुम जैसा घटिया ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा है। अब तो ये एक पल के लिए भी मेरे घर में नहीं रुकेगा। सचैन तुम आज के आज इसे डाइवोर्स दोगे और इसे एक घर से निकालोगे। इस तरीके का गंदा इंसान मेरे घर में कभी नहीं रुक सकता। मैं इसे नहीं रहने दूंगा यहाँ पर। मिस्टर लॉन तो बहुत कुछ बोले जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पर ज़्यादा भरोसा होगा जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है और जिसके साथ उन्होंने ज़्यादा समय बिताया है। विंग के साथ वो कितना ही रहे हैं। ऊपर से विंग ने बीच में वो एक कांड भी तो कर दिया था जिसमें उसने अपने घर वालों के साथ ही अच्छे से बिहेव नहीं किया था, वो भी किसी और रीज़न की वजह से। अब चाहे अनबन लांस जेन और विंग के बीच क्यों ना हुई हो, इसका गुस्सा विंग को परिवार पे तो नहीं उतारना चाहिए था। इसी सोच के चलते विंग तो पहले ही मिस्टर लान की नज़रों से थोड़ा सा नीचे गिर गया था। पर अपने फैमिली के खिलाफ खड़ा होकर के वो एक अपनी कॉन्फिडेंट तो हो गया कि हाँ मैंने सही किया है, सही का साथ दिया है। पर उसने अपनी फैमिली का साथ नहीं दिया था, अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं बना। इसलिए मिस्टर लान की नज़रों में विंग वहाँ पर भी थोड़ा नीचे गिर गया था कि विंग ने अपनी फैमिली को सपोर्ट ना करते हुए एक ऐसी लड़की को सपोर्ट किया जिसे विंग जानता तक नहीं है। फिर वो आज भी विंग ने वही किया। फैमिली को चुनने की बजाय वांग जी और विंग ने सच्चाई को चुना, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। और अब तो हद हो गई है। उनके बेटे की तो कोई गलती ही नहीं निकली है, सारी गलती तो विंग की है। इसी वजह से वो बहुत गुस्सा करते हैं। उस समय में जब विंग को लगा कि कोई उसका साथ नहीं देगा, विंग कहता है, मैं भी आपके घर पे नहीं रुकना चाहता हूँ, आई एम लीविंग। ऐसा बोलते हुए विंग जो कि सीधे लांस जेन के कमरे की तरफ जाता है। वहाँ से वो अपना सामान लेता है जो भी उसे लगता है कि ज़रूरी है। अपना बैग लेकर के वो नीचे आता है और सीधे दरवाजे से बाहर की तरफ जाने लगता है। विंग उस घर से बाहर निकल आया था। जब वो उस घर से बिल्कुल बाहर आ गया था तब वो उस घर की तरफ एक बार देखता है। विंग की आंखों से फिर एक बार आंसू ओझल हो जाते हैं। विंग अपने मन में कहता है, गुड बाय। लगा नहीं था कि इतने जल्दी जाना पड़ेगा, पर बहुत जल्द हो गया ये। विंग जो बहुत ज़्यादा दुखी था वो वहाँ से सीधा चल रहा था क्योंकि विंग की कार भी यहाँ पर नहीं है। विंग यहाँ से अपने उस बैग को खींचते हुए पैदल चलता जा रहा है। आज तो मौसम भी बहुत ख़राब है क्योंकि इस मौसम में बारिश का होना बहुत मुश्किल काम था। वहीं पर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी।
बारिश के वजह से विंग के सारे कपड़े भीग चुके थे और इतनी दूर तक विंग चलकर आ गया था कि विंग कांपने लगा था। विंग अब सड़क के पास ही बैठ जाता है, अपने आप को गले लगा लेता है। उसे बहुत रोना आ रहा था। विंग बुरी तरीके से चीख रहा था उस खाली सड़क पर, जहाँ पर बारिश के सिवाय विंग का कोई और साथी नहीं था। विंग अपने आप से कहता है, वाई एम आई, मैं ही क्यों, हमेशा हमेशा मैं ही क्यों। जब भी लगता है कुछ अच्छा होगा तभी सब कुछ खत्म हो जाता है। हर बार ऐसा ही होता है, हर बार। आई डोंट नो व्हाई, पर हमेशा हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। हमेशा हमेशा मैं ही क्यों गलत होता हूँ। क्या मैंने सच में गलत किया है? अगर ये गलत है तो मैं गलत ही सही हूँ। ठीक है, वैसे भी एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है विंग, कोई नहीं समझेगा। ऑफ कोर्स, जब तेरे खुद के पेरेंट्स नहीं समझ पाए तो कोई और क्या ही समझेगा। कोई नहीं समझेगा। लीव देम, जस्ट लीव देम अलोन। पर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा फ़ोन। विंग रो भी रहा था और उसे इतना भी होश था कि उसे फ़ोन करना चाहिए किसी को विंग की हेल्प करने के लिए। विंग को तब जाके समझ आता है कि विंग का फ़ोन विंग के पास नहीं है, बल्कि वो तो उस कार में ले गया था जिस कार से वो वापस आ रहा था। विंग सड़क किनारे बस बैठा हुआ था, अपने आप को वहीं पकड़ के समेट करके। अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर विंग जो कि अपने आप को बेड पर लेटे हुए पाता है, जहाँ पर विंग की आंखें खुली हुई हैं। विंग ने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लिया हुआ है और उस कमरे का गीज़र हीटर ऑन है, जो उस कमरे को गर्म रखे हुए है। विंग चीखते हुए बोलता है, थैंक यू, तुमने ये सब किया मेरे लिए। सामने वाला इंसान कहता है, इट्स ओके। वहाँ पर मेंग्याओ था। मेंग्याओ कहता है, वेल तुमने बताया नहीं, तुम वहाँ सड़क पर क्या कर रहे थे? दरअसल कुछ देर पहले जब विंग सड़क पर अकेला बैठा हुआ था और खुद को समेट करके, विंग जो बहुत बुरी तरह से काँप रहा था, तब उसके सामने आकर के कार रोकी थी। जैसे ही उस कार की विंडो नीचे होती है, विंग तो हैरान था क्योंकि उसमें मेंग्याओ था। मेंग्याओ ने विंग को खड़े होने में भी हेल्प की, क्योंकि विंग बहुत टाइम से बैठा हुआ था तो उसे सीख से चला भी नहीं जा रहा था। मेंग्याओ उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है और उसके बैग को भी अंदर रख देता है, साथ ही उसे लिफ्ट दे करके अपने घर ले आता है। मेंग्याओ का अपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा रिच इंसान नहीं है, ये उसकी लाइफस्टाइल देखकर ही समझ आता है। घर में रखा हुआ फर्नीचर भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, एक्सेसरीज़, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर श्रृंगार की जो चीज़ें रखी हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और मेंग्याओ के पास जो कार है वो भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही मीडियम जो पैसे में उसने ख़रीदी होगी। खैर, विंग को इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग बस थैंक यू बोलता है मेंग्याओ को। मेंग्याओ गरम गरम सूप बना के लेके आता है। विंग से कहता है, इसे गरम ही पी लो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। विंग थैंक यू बोलते हुए उस सूप को पीने लगता है। मेंग्याओ अब विंग के पास बैठ जाता है और कहता है, तो मिस्टर वी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप आधी रात में सड़क किनारे क्या कर रहे थे? आई गेस आपकी फैमिली। विंग कहता है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। आई न्यू इट, मुझे पता ही था। हम लोग ओमेगास है, अगर हम अपने फैमिली के खिलाफ जाते हैं तो मतलब हमने सब दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया है। ऐसा ही होता है विंग, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विथ यू। अगर तुम्हें कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिलती है या खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है, सो डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। हम लोग आज से दोस्त बनेंगे। मेंग्याओ अपना हाथ बढ़ाता है और विंग मेंग्याओ के हाथ की तरफ देखता है। कुछ देर पहले विंग जो मेंग्याओ को गालियाँ दे रहा था, विंग अपने आप में हंसता है। उसकी हंसी देख करके मेंग्याओ कहता है, क्या क्या हुआ तुम्हें? क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? तुम मुझे देखकर हंस रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ देर पहले गालियाँ दिए जा रहा था। ओ सीरियसली? क्यों वैसे? क्या इसलिए कि तुम्हें मेरी वजह से अपने घर से निकलना पड़ा? विंग कहता है, नहीं, बस इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी सी जालिस था। मेंग्याओ कहता है, जालिस क्यों? विंग कहता है, एक्चुअली मेरा लवर बस तुम्हारे बारे में बात किए जा रहा था।
इसलिए मुझे थोड़ी सी जलन हो रही थी और इसलिए मैं तुम्हें गालियाँ दे रहा था। आई एम सॉरी। मेंग्याओ कहता है, ओह इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे मुझे दिन में 100 लोग मिलते हैं जो मुझे गालियाँ देते हैं, पर मैं उन पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो लोग मुझे अगर गाली देते हैं तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ ना। उनकी गालियों से फ़र्क ही क्या पड़ता है, जब तक कि उन लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी में वो प्लेस नहीं देता कि उनकी गालियाँ मुझे हर्ट कर सके। विंग कहता है, सही है। मेंग्याओ कहता है, विंग एक बात कहूँ, तुम्हें कभी किसी को वो हक नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से कोई तुम्हें हर्ट कर सके। और अगर तुम किसी को हक दे रहे हो तो ये एश्योर करो कि वो तुम्हें कभी हर्ट कर ही ना। ऐसे इंसान को हक दोगे तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें पेन भी नहीं होगा, समझे? विंग कहता है, मेंग्याओ विंग पर ज्ञान की बौछार किए जा रहा था, इस बात से अनजान कि विंग एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है, साथ ही वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। खैर, मेंग्याओ ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता है क्योंकि विंग कभी किसी की नज़रों में इतना आया भी नहीं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि विंग जो है ना, दिखावा नहीं करता है। और आज तो वो सड़क किनारे पड़ा हुआ था घर से निकालने के बाद में, तो मेंग्याओ को लगा कि विंग कोई काम नहीं करता है, वो एक हाउस मेकर है और हाउस मेकर होने की वजह से उसे घर से निकाल दिया है और अब विंग अकेला है। मेंग्याओ जो कि अभी विंग के साथ ही था, विंग कहता है, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? मुझे किसी से बात करनी है। मेंग्याओ कहता है, श्योर, तुम पूरे दिन के लिए मेरा फ़ोन रख सकते हो, मुझे इस फ़ोन की वैसे भी इतनी आदत नहीं है। मैं मेरा सारा काम करता हूँ पेपर से, मेरा कलम और किताब से बड़ा गहरा नाता है। तुम जर्नल हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मेरा सारा काम उन्हीं चीज़ों में बीतता है और बहुत सारी खोज छानबीन करता रहता हूँ, लोगों के पर्दाफाश करता रहता हूँ। अगर तुम्हारी फैमिली पर केस करने वाले हो तो मुझे बता देना। विंग हंसते हुए पूछता है, तो तुम मेरी फैमिली का केस बनाना चाहते हो और ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास एक स्पाइसी न्यूज़ है? मेंग्याओ कहता है, बात स्पाइसी न्यूज़ की नहीं है, बात है सच्चाई की। मैं बस सच का साथ देना पसंद करता हूँ, अब चाहे वो फैमिली का सच हो या किसी और चीज़ का, आई डोंट केयर। विंग कहता है, अभी मुझे किसी से बात करनी है। सो मेंग्याओ कहता है, ओह ऑल राइट, करो, मैं तो वैसे भी दूसरे कमरे में हूँ, तो तुम बात कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, मैं तुम्हारे पास सुबह ही आऊँगा तुम्हें चेक करने के लिए। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। मेंग्याओ के जाने के बाद में विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जो फ़ोन मेंग्याओ उसे देकर गया है। कुछ देर सोचने के बाद में विंग एक नंबर डायल कर देता है। जब वो फ़ोन कुछ टाइम तक रिंग होता है पर कोई नहीं उठाता है। विंग कहता है, इसे क्या हुआ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ, लगता है किसी को सच में मेरी परवाह नहीं है, पर एक बार बता देता हूँ। ये सोचते हुए विंग एक और बार उस नंबर को डायल करता है, पर फिर से फ़ोन नहीं उठाया जाता है। विंग अब एक दूसरा नंबर याद करता है, उसे याद आता है कि उसे एक और नंबर याद है। विंग अपने दिमाग में सोचता है, क्या मुझे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए? क्या पता क्या रिस्पॉन्स होगा। विंग फिर उस नंबर को डायल कर ही देता है। कुछ रिंग के बाद में फ़ोन आता है, उठाया जाता है और वो सामने वाला इंसान बहुत डेस्परेटली होकर बोलता है, हेलो, तुम जो भी हो प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं बहुत बिजी हूँ। विंग कहता है, हेलो। सामने वाला इंसान थोड़ा ठहर जाता है, लेकिन तुरंत आवाज़ आती है, विंग। कुछ देर बाद कोई उससे फ़ोन छीन लेता है, ऐसा विंग को महसूस होता है। और एक और आवाज़ आती है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम सही सलामत तो हो ना? मैंने तुम्हें पूरे रास्ते ढूंढ लिया है, तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हो। ओह गॉड, तुम इतनी जल्दी कहाँ चले गए? विंग हैरान था। वो कहता है, सिचेन आर यू ऑल राइट? लान सिचेन कहते हैं, आई एम ऑल ओके, बट तुम कहाँ हो? तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। विंग कहता है, मेरा फ़ोन तुम्हारी कार में है। सिचेन अब थोड़ी राहत भरी सांस छोड़ता है और कहता है, ऑल राइट, तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? ऑफ कोर्स हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, क्यों नहीं ढूंढेंगे? मैं और वांग जी, हम दोनों ढूंढ रहे थे। उसका तो और बुरा हाल है। तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसका एक्सीडेंट भी हो गया है और लेकिन वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा है। आई स्वेयर, अगर वो हॉस्पिटल नहीं गया तो पता नहीं। वांग जी, ओह शिट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। विंग कहता है, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ पर हो? हम लोग ये वेंस का जो बार है उसके बाहर है।
विंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है मेंग्याओ को इन्फॉर्म करते हुए कि उसे जाना होगा। मेंग्याओ विंग के साथ निकल जाता है क्योंकि विंग के पास अपनी कोई कार तो है नहीं। मेंग्याओ विंग के साथ परेशान हो रहा था। विंग उसे सॉरी बोलता है। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें इतनी रात में परेशान कर रहा हूँ। मेंग्याओ कहता है डोंट वरी, फ्रेंड्स में ये चलता है। वेल हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, सामने 2 इंसान है तो सही, देखो। विंग कहता है हाँ 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 वही है, चलो 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 जल्दी चल दो। कार रुकती है। विंग तुरंत दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलता है और देखता है वांग जी के सर से बहुत तेज़ी मात्रा में खून बह रहा है। पानी की रफ्तार तेज़ है, बंद नहीं हुई है। जब लांस चैन विंग को देखते हैं तो कहते हैं विंग तुम ठीक हो? मेंग्याओ लांस चैन की तरफ देखते हुए बोलता है आप ठीक तो है ना? इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो लोग वांग जी को उठाते हैं और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में विंग की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तो बस इधर उधर चक्कर काटे जा रहा था। लांस जन कहते हैं विंग चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। विंग कहता है उसे बाहर लाने की ज़रूरत क्या थी आपको? आप लोग घर से निकले ही क्यों? सचिन कहता है तुम क्या बात कर रहे हो विंग, हमें तुम्हारी चिंता है इसलिए हम बाहर निकले हैं। वांग जी तो उसी समय बाहर निकल रहा था पर डैड ने उसे सिर्फ 2 चॉइस दी थी। तुम्हें पता है उसने क्या चुना है? विंग कहता है क्या? डैड ने उसे चॉइस दी थी, या तो वो अपनी फैमिली को चुने या फिर तुम्हें। वो हमारी फैमिली को छोड़ करके तुम्हें चुन करके बाहर निकला और मैं डैड से बोल कर आया कि मैं वांग जी को वापस लेकर आऊँगा, इसलिए मैं बाहर आया। पर तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद भी वो बस तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता है ओह गॉड। ऐसा बोलते हुए विंग वहीं बैठ गया था अपने सर को पकड़ते हुए। मेंग्याओ विंग को देख रहा था। फिर एक बार वो वांग जी को देखता है बाहर रूम से बाहर खड़े हुए। वो लोग बस वेट कर रहे थे कि कोई डॉक्टर आएगा और उन्हें बताएगा कि वांग जी ठीक है कि नहीं। लांस चैन मेंग्याओ की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मिस्टर याओ आप जाकर के आराम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। मेंग्याओ कहता है इट्स ओके सचिन, मैं आई कैन मैनेज। विंग कहता है आप चले जाइए, हम लोग हैं यहाँ पर। जब वांग जी ठीक हो जाएगा तो मैं भी आप ही के पास वापस आ जाऊँगा। मेंग्याओ कहता है ऑल राइट, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? तो तुम मुझे कॉल कर देना जब वो होश में आ जाए। विंग कहता है ओके। मेंग्याओ को वहाँ से भेजने के बाद में विंग और लांस चैन वहाँ पर बैठे हुए थे। विंग की हालत ख़राब थी, वो रो रहा था। आज विंग को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो वांग जी के बिना नहीं रह पाएगा। अगर वांग जी विंग की ज़िंदगी से गया तो विंग मर जाएगा। ये वो फीलिंग है जो उसे आज तक कभी महसूस नहीं हुई है। जबकि फैंग के जाने के बाद भी उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जितना उसे आज डर लग रहा है। विंग की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे और लांस जिन विंग को देख रहा था। लांस जिन कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? विंग कहता है वो मेरी वजह से इस हालत में है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बस हर किसी को परेशान कर सकता हूँ। मुझे तो जीने का भी हक नहीं होना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए ना। सचिन विंग को गले लगाते हुए बोलते हैं विंग तुम क्या बात कर रहे हो? वांग जी अभी ठीक नहीं हो और तुम भी मुझे टेंशन दे रहे हो। तुम्हें मुझे संभालना चाहिए, वो मेरा भाई है, मेरी हालत तुमसे ज़्यादा ख़राब होगी। विंग रोते हुए बोलता है सचिन मैं क्या करूँ, वो ठीक तो हो जाएगा ना? क्या वो मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है? क्या होगा अगर वो कभी ना उठे तो? सचिन विंग को झंझोड़ते हुए बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसे इतनी चोट नहीं लगी है, उसे सर पर हिट हुआ है बस, और वो ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हुआ होगा, मुझे यहाँ तक लगता है। ठीक है वो, तुम इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो, इतना ज़्यादा बरीड होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी चिंता करने से वो जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन विंग का रोना बंद नहीं होता है। सचिन मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। हालांकि उसे खुद भी अपने भाई की बहुत चिंता है, पर वो विंग को दिखा नहीं सकता। विंग की हालत तो पहले से ख़राब है। जब लांस जन देखता है कि विंग रोने से बंद नहीं कर रहा है तो लांस जन हार मान लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वो दिमाग में कुछ सोचता है और बोलता है तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें वांग जी से प्यार हो गया है? विंग अब एकदम चुप हो गया था। वो हैरान होकर लांस जन की तरफ देखता है और कहता है क्या 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 बात कर रहे हो? वो तुम्हारा भाई है, बस इसलिए। वो मेरा भाई है, तुम्हारा तो नहीं ना, तो तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? और भूलो मत विंग, हम लोग फेक मैरिज में हैं,
ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम्हें क्या मुझसे प्यार हो गया है? विंग कहता है नो वे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे प्यार क्यों होगा? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तो तुम्हें विंग से प्यार, विंग क्या तुम्हें वांगजी से प्यार हो गया है? विंग कुछ नहीं बोल पाता है। लांस जन कहते हैं विंग, अगर तुम सच में मेरे भाई से प्यार करते हो तो प्लीज़ उसे छोड़कर कभी मत जाना। मैं मेरे भाई को इतना परेशान जितना मैंने आज उसे देखा है कभी नहीं देखना चाहता दोबारा ज़िंदगी में। तुम्हें बस कुछ पलों के लिए दूर करके वांगजी कितनी बुरी तरीके से रोया है आज मैंने देखा है। विंग कहता है वो रो रहा था। लांस जन कहते हैं हाँ, वो रो रहा था तुम्हारे लिए। तुमसे मिलने से पहले वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, पर तुमसे मिलने के बाद वो एकदम बदल गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बदलाव बुरे हैं या मुझे ये बुरे लग रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई कभी दुखी ना हो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो अभी मुझे बताओ, नहीं करते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। वो मेरा भाई है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उसके बारे में चिंता करने का, उसके लिए आंसू बहाने का। और अगर तुम ये हक चाहते हो तो तुम्हें आज मुझे बताना होगा कि तुम मेरे भाई से प्यार करते हो या नहीं। लांस जन जिन्हें पता है कि ये वक्त नहीं है ऐसे सवालों का, पर वो जानते हैं यही वक्त है ये सवाल पूछने का, क्योंकि इसके बाद उन्हें नहीं पता है कि वो ये सवाल कर पाएंगे या नहीं। उन्हें अपने मन में डर भी लग रहा था कि विंग मना ना करते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वांगजी सच में टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि फिर विंग कभी उसके करीब नहीं आएगा। विंग जो कुछ देर वहीं बैठा रहता है। लांस जन फिर एक बार कहते हैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ आने वाली है। और अगर तुम वांगजी से प्यार करते हो तो तुरंत बताओ। आई स्वेयर मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और डोंट वरी, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा लवर है। विंग कुछ देर बैठा रहता है। ऐसा लग रहा था विंग को जैसे कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है जो उसके हाथ से छूट रही है। अगर जल्द से जल्द उसने उसे नहीं पकड़ा तो विंग की तो सांसें ही टूट जाएंगी, थम जाएंगी, रुक जाएंगी। विंग कहता है वो मैं। विंग जल्दी बोलो, डैड आने वाले हैं, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊँगा, वरना तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले ही जाओ यहाँ से। तुम वांगजी से प्यार नहीं करते हो, मैं समझ गया हूँ। सचिन मेरी बात तो सुनो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो सचिन, मैं जानता हूँ ना, जाओ यहाँ से। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, पता नहीं कैसे और कब, पर ये हो गया। सचिन देखो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। देखो मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मैंने कहा था कि मुझे प्यार और शादी दोनों पर विश्वास नहीं है, पर सच में मुझे पता ही नहीं चला कि वांगजी मेरे दिल के अंदर कब समा गया। और हाँ, मेरा वेंग से कोई रिश्ता नहीं है, बहुत पहले वो था, पर वो उसने मुझे छोड़ा और फिर हम दोनों कभी कांटेक्ट में नहीं आए। तो मेरा विश्वास करो ना, तुम विश्वास करते हो ना? सचिन कहता है अगर हम विश्वास नहीं करते तो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर नहीं आते। मेरे भाई अगर तुम पर विश्वास नहीं करता ना विंग, तो आज वो वहाँ नहीं होता जहाँ वो है। हम दोनों तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। विंग कहता है तो तुम दोनों ने उस समय क्यों कुछ नहीं बोला जब तुम्हारे डैड वो सब बोल रहे थे? डैड गुस्से में थे विंग, अगर हम भी कुछ बोलते तो वो कोई गलत फैसला ले लेते, कोई गलत कदम उठा लेते। गुस्से में अक्सर इंसान आपा खो देता है, अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। पर तुम क्या इतनी सी बात पर घर छोड़कर निकल आए? तुम्हें वेट करना चाहिए था, पर तुम नहीं रुके। तुमने हमारा वेट नहीं किया ना, हमने तुम पर भरोसा किया पर तुमने हम पर भरोसा नहीं किया ना। विंग कहता है भरोसा, तुम्हें पता है सचिन, इस भरोसे शब्द के नाम से ही मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है। सब लोगों की नज़रों में मैं गलत हूँ। अब अगर मेरे माता पिता ने कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया तो फिर मैं तुम लोगों से क्या उम्मीद कर सकता था? मैं तो यही सोचूंगा कि तुम भी भरोसा नहीं करोगे।
सचिन विंग की तरफ बस देख रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर लान फैमिली आ गई थी। विंग को वहाँ देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और बहुत कुछ सुनाए जा रहे थे कि विंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। विंग को इन सब चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं है, उसे बस परवाह है तो वांग जी की, कि वांग जी कब ठीक से होश में आएगा और उसे पता चलेगा कि वांग जी बिल्कुल ठीक है। लान सचिन विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो सबसे बोल रहा था कि विंग उसका वाइफ है, लीगल वाइफ है, सब किसी का कोई हक नहीं बनता है विंग से कुछ भी कहने का। वहाँ पर मिस्टर लान भी थे जो अब बिल्कुल चुप थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन मिसेस लान जो अब अपने इमोशंस को में बह गई थी और वो विंग को बहुत कुछ सुनाई जा रही थी, लेकिन विंग उनसे कुछ नहीं कह रहा था। साथ ही उसने सचिन से भी मना कर दिया कि वो कुछ ना कहे, कुछ ना करे, क्योंकि वो जानता है मिसेस लान इस तरीके की इंसान नहीं है। वो बस अपने बेटे की इस बुरी हालत को देख नहीं पा रही हैं, सह नहीं पा रही हैं। विंग अपने दिमाग में कहता है, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अलग हो गया। एक से बढ़ के एक मुसीबत पड़ी थी आज के दिन में। ऐसा लगता है मुझे सुबह सुबह अपना राशिफल देखना चाहिए था ताकि मैं इन सब चीज़ों को होने से रोक सकूं। पर जो होना है वो तो होना ही है। इतना सब कुछ हो गया है, आज पूरा दिन पलट गया है, उलट गया है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खुल रहा है, कुछ नया ही इसमें लिखा जा रहा है। पता नहीं अगले पन्ने में क्या होगा, कोई खबर नहीं है। कितनी अजीब चीज़ है, रोलर कोस्टर की तरह है। कभी खुशी होती है तो कभी इतना दुख होता है कि मन करता है मर जाऊं। कल तक मैं वांग जी के साथ कितना खुश था ना। उसने पहली बार मुझे किस किया था और आज देखो मैं उसे हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। कितनी बुरी हालत है मेरी और कितनी बुरी हालत है वांग जी की। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।